बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल के बार वोकेशनल के कोर्स के 13वें दिन के ऊपर तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। सेकेंड लेक्चर के अंदर सेकेंड लेक्चर आई ट्राई टू कीप, आपका जुमे का दिन है, आपके लिए काफ़ी ऑलरेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो काफ़ी टेक्निकल था, काफ़ी भारी लेक्चर था। आई विल ट्राई टू कीप इट लाइट, मगर एक ऐसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि आप हर मुकदमे में करेंगे, अपने हर मुकदमे में करेंगे। उस्ताद के लिए तो शायद आप वो चीज़ ना करें, लेकिन असल में ये वो जगह है जहाँ पे आपके के तमाम जितनी मेहनत मुशक्क़त मुकदमे के लिए है वो यहाँ पे मिलती है। और वकील का काम अगर आपके नज़दीक वकालत है और कोर्ट के अंदर जाके करने का है तो इस टाइम के ऊपर जाके होती है कि सुबह मुकदमा लगा हुआ है, अब क्या करना है, इसके बारे में बात करनी है। दीज आर वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स, मगर बेशुमार न्यू एंट्रेंट्स वगैरह को नहीं पता होता और वो अब कई सालों तक नहीं पता होता। वो अपना करियर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और डिसअपॉइंट होकर कोर्ट से वापस आते हैं। सो केस प्रेपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। सुन त्सू कोई बता सकता कौन था? चाइनीज जनरल था, प्रॉबेबली लिटिगेशन इज जंग। और उसके बारे में उसने ये कहा है कि बैटल्स आर वन और लॉस्ट बिफोर दे आर फॉट। आपकी तैयारी क्या है, कौन सी ज़मीन आपने इस्तेमाल की है, आई ऑन हायर ग्राउंड, आपने किस तरीके का मुकदमा बनाया है, क्या आप एम्यूनिशन साथ लेके जा रहे हैं, किस तरह करके जज के सामने प्रेजेंट करेंगे, पहला गोला कौन सा चलाएंगे, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आप मुकदमा जीतेंगे कि हारेंगे। बार बार आपको ये बताते रहे हम कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रोसेस के अंदर इज़ नॉट द लॉयर, इज़ नॉट योर क्लाइंट, इट इज़ द जज। क्योंकि जज ने रिलीफ देनी है, आपने उससे ये लिखवाना है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, जो दूसरी पार्टी कह रही है वो गलत है। और प्लीज़ इधर से बोलने की आवाज़ें कॉन्स्टेंटली आ रही हैं, प्लीज़ बंद कीजिए। इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई लूज़ माई ट्रेन ऑफ थाट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको आपने, जज को क्या चीज़ें चाहिए एज ए न्यू एंट्रेंट, आपने सारी तैयारी ये करनी है कि वो मेरे से क्या मांग सकता है, क्या पूछेगा। अपने आप को, अच्छा वकील वो है जो हमेशा अपने आप को जज के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि मेरे से वो सुबह क्या सवाल करेगा, वो मेरे से क्या ऑर्डर मांगेगा, वो मेरे से क्या चीज़ देखना चाहेगा। सदीक के केस के अंदर वो क्या चीज़ देखना चाहेगा, अग्रीमेंट टू सेल और पेमेंट की तारीख, डिटेल्स। प्लेंट के अंदर जहाँ पे आपने कहा हुआ, तो आपने तैयारी ये करनी है कि जो चीज़ें वो आपसे मांगने लगा है या जिस रिलीफ के बारे में आपने मुकदमा जमा करवाया है वो मैंने कैसे हासिल करना है। सो सबसे बड़ी गलती बेसिकली लड़के और लड़कियाँ ये करते हैं कि आपका ख्याल होता है कि जज आपकी कहानी सुनने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, जज रिलीफ देने के लिए बैठा हुआ है या डिनाई करने के लिए बैठा हुआ है। आपने उसको बताना है ये मुझे चाहिए, इस वजह के ऊपर ये मुकदमा बनता है, और ये देखे मैंने ये एविडेंस दे के उसने ये जुमले इस्तेमाल किए हैं, ये एग्जिबिट्स आए हैं, इनको देख के नज़र आता है कि उनकी पेमेंट साबित नहीं होती, मेरा मुआहदा दुरुस्त है, दावे को खारिज किया जाए। दिस इज़ ऑल दैट वकालत इज़। बट एक तरीके से ये वो स्टेज है जिसके ऊपर पुरानी सारी की सारी स्टेजेस, जितनी आपकी वकालत की स्टेजेस हैं, वो आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे थे। शौकिया नहीं, आप इश्यूज फ्रेम करवा रहे थे, एविडेंस करवा रहे थे, जिरा कर रहे थे, इसके लिए बारूद और मवाद जमा कर रहे थे। और अब एक कागज़ पे करके आपने बैटलफील्ड सेटअप करके आपने मुकदमा अपना करना है। आप किस तरीके से सेटअप करते हैं, आप लिखा हुआ एक मकसद इसका ये हो सकता है, बैटल्स आर वॉन और लॉस्ट बिफोर दे आर फॉट। अग्रीमेंट टू सेल ही नहीं साबित हुआ, एग्जिबिट ही नहीं हुआ, तो तुसी इधर जाके उनकी जड़ी जंग करोगे, इसके अंदर यू हैव लॉस्ट। पेमेंट का सबूत ही नहीं आया, यू हैव लॉस्ट। सो जंग से पहले ही आप हार चुके हुए हैं। फाइनल बैटल से पहले उसको कैसे कवर अप करना है, क्या करना है, किस तरीके से, दिस इज व्हाट वकालत इज अबाउट। सो जो उसकी आप तमहीद और जो तैयारी वगैरह कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने यहां पे आ रही हैं। यार किधर गए वो?
वेयर इज खिजर साहब, पता करें यार, ये बीच में रिकॉर्डिंग के दौरान ही रुक गया था ऑटोमेटिकली। खैर इन एनी इवेंट, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएं, केस प्रेपरेशन आप सारी करते हैं, मुकदमा किया हुआ है, लेकिन बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है? केस प्रेपरेशन बेहतर तरीके से हो सकता है करने से। अगर आपने यहाँ पे बार वोकेशनल कोर्स में केस आर्ग्यू नहीं किया तो अपने आप को अपने आप को खुद फेल ही तस्वुर करें, आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। फ्रैंकली आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट, क्योंकि ना आपने बोलने की कोशिश की है, ना आपने वो मटेरियल पकड़ के उसको समझने की कोशिश की है, ना आपने उसको इस्तेमाल करके बहस करने की कोशिश की है। सो कब करोगे? और मामला ये है कि ये जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। 10-10 दफ़ा नोट्स बनाओगे, 10-10 दफ़ा उस्ताद ने आर्ग्यू करना है, अगर तुम उसकी साथ फाइल खोल के नहीं बनाते अपनी तरफ से, अपने मौक़िफ़ से और उसकी प्रेपरेशन से कंपेयर करके, और नहीं देखते कि कोर्ट के अंदर कैसे होता, यू हैव लॉस्ट। ये कोई जादू यार, खज़र साहब आपका ये चलते चलते रुक गया था बीच में और फिर से दोबारा से हुआ जब वो आपने आई थिंक मोशन सेंसर का इसका ऑन किया हुआ, या फिर या कोई स्क्रीन सेवर वगैरह, स्क्रीन ब्लैंक हुई, रुक गई, फिर मैंने इसको टच किया तो फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। देख लीजिए जो भी करना है, अभी चल रही है। सो यार देखो, यू विन अ केस बाय बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड। बड़े से बड़ा वकील आपके खिलाफ आएगा ना, तो उसके पास 12 और भी मुकदमे थे, उसकी तैयारी नहीं है, उसने तो पढ़ा ही नहीं हुआ, वो उसके जो मेन नुकते हैं उनमें से एक ही बनाएगा, बाकी 3 भूल जाएगा। सो यू कैन विन बाय बेटर प्रिपरेशन। साथ लिखा हुआ है आप इंप्रूव कर सकते हैं दूसरे को एनालाइज करके कि अहमद कयूम किस तरह के नोट्स बनाता है, ये कैसे करता है। कोर्ट में जब अपने मुकदमे के लिए जाओ तो 12 और वकीलों के देखो, उसने कैसे नोट्स बनाए हुए, उसने फाइल पे टैग्स कैसे लगाए हुए हैं। अटेंशन टू डिटेल इज व्हाट विल मेक यू अ गुड लॉयर। खास तौर पे अगर आप मेरी तरीके से, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह है, तो आप अगर वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगे, यू विल फंबल एंड यू विल कीप फंबलिंग। कई बंदे गप्पे वगैरह लगा के वहां पे आ जाते हैं, लेकिन ट्रायल के अंदर पता जाता है अगर तैयारी ना की हो। इसीलिए बड़े बड़े वकील शायद लिटिगेशन के अंदर ट्रायल से दूर भाग जाते हैं, एपलेट नुक्तों पे चले जाते हैं, ऊपर जाके के 2-4 कानूनी नुक्ते सिर्फ करेंगे। एविडेंस रिविजन अगर आपने आर्ग्यू करनी है तो आप अजीम वकील हैं। सबसे ज़बरदस्त जो पावरफुल वकील होते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे साकिब निसार साहब के वालिद मियाँ निसार साहब थे, हमारे किराएदार थे, साथ रहते थे, वेरी शॉर्ट कद, लाहौरी अंदाज के अंदर बात करते थे, बहुत ऊंची आवाज़ थी, एंड यू वुड नॉट से कि ही इज़ अ वेरी वेरी पॉलिश्ड लॉयर, बट दैट मैन वॉज अ जीनियस, बिकॉज वो जब आर्ग्यू कर रहे होते थे उनके एक एक नोट, एक एक एविडेंस, एक एक एग्जिबिट उन्होंने पढ़ी होती थी, उनके साथ लगी होती थी, नोट में रखी होती थी। चूंकि उन्होंने मुकदमा चलाया होता था तो वो अपडेट करते रहते थे और एंड में भी नोट बनाया होता था। यू कांट बी अ लॉयर कि जी 7 साल से आप चला रहे हैं मुकदमा, आधी ऑर्डर शीट कंप्लीट नहीं है, एविडेंस आपके पास ऑर्डर में नहीं पड़ी हुई, आपने पढ़ी ही नहीं, ना वो बीच में प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू गो अहेड एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दिस? फ्रैंकली यू हैव टू आखिरी स्टेज के ऊपर हैव द इंटायर फाइल और सारी करके, और जैसे मैं आपका उनका बता रहा हूं, मैंने उनको देख के सीखा। उनका बोलने का अंदाज आप कहेंगे कि शायद बहुत पॉलिश्ड वगैरह नहीं था, मगर वो जज को हिलने नहीं देते थे। जज कहता कि नहीं साबित, तो उन्होंने कहा जी फलां जगह के ऊपर फलां जुमले में फलां सफ़े के अंदर उसने एडमिट किया है कि ये अग्रीमेंट हुआ है, पेमेंट यहाँ पे एडमिट की है, उन्होंने लिख के किया होता है। सो दिस इज़ वेयर यू प्रिपेयर। और उनकी तैयारी जब आप कोर्ट में जाएं अपने उस उस्ताद के साथ, अपना आपका उस्ताद अच्छा है नहीं है, बहस कर रहा है फाइनल के नहीं, मगर कोई ना कोई तो चल रहा होगा। मियाँ अली हैदर साहब ने भी, आपको सारों ने बार बार आके कहा कि कोर्ट में जाके देखो कि क्या क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। ट्रायल कोर्ट के अंदर कौन सा ट्रायल चल रहा है जो कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे, वो ये चीज़ें देख के ही कोर्ट जाने का ये फ़ायदा होता है। अगर पता नहीं है वाने अदल किधर है तो फिर फारिग हो, खुद कैसे आर्ग्यू करोगे? अन्य वहाँ अंधेरे के अंदर ही टटोल के आप करोगे, शायद गड़े में जाके गिर जाओ। सो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। और क्या चीज़ किस जज के पास चलती है, जज का अंदाज क्या है, जज की 1-1.5 जिसके सामने बहस कर रहे हो ट्रायल, उसकी 1-1.5 जजमेंट भी पढ़ लो,
फैजर साहब फिर चले गए, फिर बंद करके। एनीवेज, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली इसमें ये है कि इमेजिन के क्या आपके साथ कल होने लगा है और उसकी तैयारी करके जाएं, तो यू देयर इज नो रीजन व्हाई इट विल नॉट हैपन फॉर यू। बट अपने आप को इम्प्रूव करें, एनालाइज करें। एक मुकदमे में अच्छा नहीं हुआ तो अगले में क्या करेंगे, उससे अगले में क्या करेंगे, फिर रीसेट हुआ, फिर चलना शुरू हो गया। यार रिकॉर्डिंग का मैं आपको कह रहा हूं, अभी वो रुका है और उसने फिर रिकॉर्डिंग के 1 2 3 करके किया है, बार बार कर रहा है। बहुत से जरा देख यार, दूसरों को तो एनालाइज करो ही, अपने आप को भी करो। इफ यू कीप लूजिंग योर केसेस द प्रॉब्लम इज विद यू। तुम्हारे पास 100% मुकदमा आना ही नहीं है यार। तुम्हारे पास वकील के पास आए क्योंकि नहीं बन रहा। मेरे पास तो और कम, और मेरे वालिद साहब के पास और भी कम आते थे। जो कैंसर का आखिरी स्टेज के ऊपर पेशेंट होता था वो आता था। सो फॉर यू टू जज कि नहीं जी अब्बा जी ने सारे के सारे मुकदमे जीतते थे, अगर कोई आके कोई कहता है ना वो टॉम क्रूज की फिल्म देखिए फ्यू गुड मैन, कि वो कभी हारा ही नहीं क्योंकि वो कभी कोर्ट में गया ही नहीं, उससे पहले ही सारे का सारा सेटल कर लेता है। और देखो आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट लॉयर जो कि कभी हारा ही नहीं, बिकॉज 99 हाफ ऑफ द टाइम कोई झूठा भी आया होगा, उसने झूठ को सच कर दिया। हाफ ऑफ द टाइम समवन एल्स एक्चुअली शोड अप। आपका मुकदमा जीतता या हारता है, आपका स्किल सेट ये है कि आप अपने नुक्ते प्रॉपर्ली तैयार करके इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। सो यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ एज वेल। दूसरों को देख के निरे नहीं, अपनी तैयारी को प्रॉपर्ली करो। मैं आज भी अपनी मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह इंप्रूव करने के लिए बैठा रहता हूँ और इंप्रूव करता हूँ। केस प्रेपरेशन जो आर्ग्यूमेंट्स के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेंट का क्या था, तो जज के सामने यही कहोगे चाहिदा की, फिर आप उल्टा पढ़ते हैं इसको, क्यों, किस वजह से, ग्राउंड सेकंड इंपॉर्टेंट है कि क्यों चाहिए। उसके बाद जाके फैक्ट्स आते हैं कि जी इसके चीज के ऊपर ये सारी की सारी बैठती है। कई लड़के लड़कियां ये गलती बेशुमार करते हैं कि फैक्ट से ही शुरू करते हैं और फैक्ट तक ही जज को हल्कान कर देते हैं। मेरा तरीका फॉर एग्जांपल ये है कि इब्तिदा के अंदर मैं एक ओवरव्यू देता हूं कि जनाबे वाला ये सूरफस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस आपके पास जमा हुआ है, इसमें पेमेंट नहीं साबित होती, ये नहीं होती, इसलिए हमारा नुक्ता है कि इसको खारिज किया जाए। अब मैं आपको नुक्ते की तरफ लेके आऊंगा। सूट इस तारीख के ऊपर जमा हुआ, ये हुआ, मैं हूं पेंडेंट लाइट नहीं हूं, मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, बिकॉज दावा फलां तारीख के ऊपर हुआ है, हमारा सेल डीड हमारे फेवर में फलां तारीख पे हुआ है। यू लेट आउट फॉर हिम फैक्ट्स के अंदर। ये सारी चीजें करने के लिए अगर आपकी प्रॉपर्ली तैयारी नहीं है, यार ये फाइलें पकड़ाओ, ये पीले पीले टैग क्या लगे हुए हैं, ऑरेंज पकड़ाओ। यार नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, वो प्लीज मुझे पकड़ाओ। द वे यू प्रिपेयर अ फाइल इज, जज सबसे पहले आपसे क्या चीज मांगेगा, वो वाली ऑरेंज वाली पड़े हुए ना टैग, वो पकड़ाई, ऊपर वाली फाइल, ये रंग बिरंगे चीजें क्या लगी हुई हैं यहाँ पे, कौन के इसके ऊपर फाइल क्यों, और रेड क्यों लगाए हुए हैं और येलो क्यों लगाए हुए हैं, क्यों। फैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, मेरे नजदीक जज जो चीज सबसे पहले मांगेगा, क्या आपसे पूछेगा सबसे पहले, हाँ इस दावे के अंदर, हाँ मगर अगर आप फॉर एग्जांपल अपील आर्ग्यू कर रहे हैं या रिवीजन आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या मांगेगा। यार मेरा यार यू प्लीज डोंट मेस विद थिंग्स विद जो ऑलरेडी चली हुई हैं। नाम मेरा वाला ऑफ कर। इंपॉर्टेंट चीज आप तमाम दोस्तों के लिए समझने के लिए यहाँ पे ये है कि टैग्स वगैरह करके आपने जज को एंटिसिपेट करना है, उसने आपसे क्या मांगना है। हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल रिवीजन में या आप किसी और में पेश हो रहे हैं, लड़के सबसे ज़्यादा क्या फंबल करते हैं कि इम्प्यून्ड ऑर्डर ही नहीं पड़ा हुआ। इम्प्यून्ड ऑर्डर में क्या खराबी है वो उनको पता ही नहीं। जज आपको क्या कहता है, आप जज में पेश हो गए, अच्छा मलिक साहब उसने फाइल नहीं पढ़ी हुई, इम्प्यून्ड ऑर्डर पढ़े। इम्प्यून्ड ऑर्डर कहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, पहले सफ़े से, पहली लाइन से।
नहीं नहीं, कोर्ट में आप ऑपरेटिव पार्ट में जहां पे इब्तिदा में वो दूसरी पार्टी के आर्ग्यूमेंट सारे के सारे लिखता है और फिर कहता है गॉन थ्रू द एविडेंस और ये वो सारे का सारा मामला एंड मेरी बीच में ये, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिव पार्ट। बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में प्रेयर के ऊपर क्या ऑर्डर कर रहा है वो होता है, मगर उसकी वजूहात अच्छा जज वो चीजें जरूर देखता है। इशू बेसिकली आपके सामने और तमाम दोस्तों के सामने मैं जो बेसिकली रखना चाह रहा हूं, जो आपके सामने कहना चाह रहा हूं, वो प्रिंसिपली ये है आपके सामने जो नुक्ता आप तमाम दोस्तों के सामने रखना चाह रहा हूं वो मेनली ये है कि आप मेरे वालिद साहब को या जो टॉप के वकील हैं उनको कहते हैं फाइल ते हाथ रखता सी तो पता चल जाता सी। जज साहब दो हैं जी बिल्कुल सारे के सारे, उनको पता था उन्होंने क्या देखना है। रात को उनके पास जब फाइल आती है तो पूरे का पूरा रिकॉर्ड नहीं पढ़ते। जज साहिबान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जज पढ़ के आए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पढ़ते हैं उसको कहते हैं इम्प्यून जजमेंट। दे सॉर्ट ऑफ मेकअप देयर ओन माइंड अबाउट इट। और इम्प्यून जजमेंट के भी आखिरी दो पैराग्राफ्स कहानी का इख्तिताम क्या है उसके मुताबिक अपील आए हैं ना कि उसमें कोई खराबी है, एंड दे मेक अप देयर माइंड अबाउट दैट। अब उसको ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाके एविडेंस के साथ आपने नुक्ते पे ले जाके यूं नहीं है यूं है वगैरह आपने वहां पे करना है। अच्छे जज मे इवन लुक एट योर ग्राउंड्स एज वेल, ग्राउंड्स ऑफ अपील। अगर आपने शुरू में जनरल ग्राउंड्स लिखी हुई है, मेन ग्राउंड लिखी नहीं हुई, जो आपके छठे नंबर के ऊपर आपने लिखी हुई है, पहले लिखा हुआ डिसीजन इज अगेंस्ट द लॉ, दूसरी लिखी है डिसीजन इज अगेंस्ट द फैक्ट, तीसरा प्रॉपर्ली नॉट अप्रिशिएटेड द एविडेंस, यू वेस्टेड योर टाइम। व्हाट आर द फर्स्ट टू और थ्री पंचेस दैट यू हैव टू लैंड? 2 या 3 ग्राउंड्स ही आपकी होंगी। दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू एक्चुअली प्रिपेयर इन दिस। तो समझ आ रही है? बीच में सारे चुप करके बीच बैठे हुए हो कि आप यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि नहीं सर हमने बड़ी मेहनत की हुई है वगैरह, 2-3 वगैरह नहीं। उनको फैक्ट्स अगर नहीं पता होंगे तो मुकदमे का कैसे पता चलेगा? हायर फोरम के ऊपर आप जब जाएंगे तो एविडेंस के ऊपर इतनी डेप्थ में नहीं जाते। सिविल कोर्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एविडेंस की बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाएंगे, उनसे डेफिनेटली डिस्कस वगैरह करेंगे। जज साहिबान को आप गाइड करेंगे कि जनाबे वाला ये वाला यूं है, ये वाला यूं है, इस तरीके से सारे का सारा एविडेंस के फलां पेज के ऊपर PW1 ने ये कहा, PW2 ने ये कहा, ये मेरे नुक्ते में हाईलाइट करके टैग करेंगे। आगे आके देख लीजिए कि अपने अब केसेस आर वन ऑन इस नुक्ते के ऊपर भी और छोटे मोटे या अर्जन हो जाते हैं कि पढ़ा नहीं जा रहा ऑर्डर। बेटर कॉपीज बनाई हुई हैं कि नहीं? जजमेंट की आपने जिस जजमेंट पे आपने रिलाई करना है, आप अपने लिए तो किताब उठा के ले गए, जज के लिए फोटो कॉपी। आई हैव एक्चुअली वन केसेस जस्ट बिकॉज कमजोर केसेस, जस्ट बिकॉज मैं जज के लिए फोटो कॉपी करवा के लेके गया हूं और उस पर मैंने येलो टैग लग के पीले मार्कर से लगाया हुआ है। जज साहब के सामने आर्ग्यू किया, 60 मुकदमे थे, वो नहीं मेरे से कोई इतना ज्यादा अग्री कर रहा था। अंदर जाके जब उसने जजमेंट लिखनी थी तो दूसरी पार्टी ने जजमेंट ही नहीं दी, उसको याद ही नहीं है, उसने साइटेशन जुबानी बता दी थी, साइटेशन उसके पास थी नहीं। उसने मेरी पढ़ी, उसने कहा एक सही है। उसने मेरा पैराग्राफ जो हाईलाइट येलो मैंने किया हुआ है करके उसने मेरे कमजोर को केस के साथ मेरे साथ डिसाइड कर दिया मेरे फेवर में। तो इफ यू टेक पेन्स, जज माइट नॉट से कि जी मैनू नहीं चाहिए जाओ, बट आई एम टेलिंग यू कि आई हैव वन केसेस ऑन दिस जस्ट बिकॉज मैं उसके लिए एक्स्ट्रा फोटो कॉपी लेके गया हुआ था और उसको मैंने पकड़ा दिया रेलेवेंट लॉ। इट गिव्स यू द इमेज कि आपको पता है व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इट गिव्स यू द इमेज कि आप कॉपी उठा के लेके गए हैं कि यू नो द लॉ और उसको जज को भी दिखा रहे हैं, कोई चीज छुपा नहीं रहे। सो अगर आप तैयारी में, ये बहुत सिंपल चीजें, आप कह रहे होंगे कि अहमद की क्या लगा हुआ है कि फोटो कॉपी करा के ले जाओ ये, बट आई एम टेलिंग यू आई विन केसेस ऑन दिस। शायद करीम साहब को अगर मैं, आई नो फॉर अ फैक्ट, अगर मैंने उनको फैक्ट शीट बना के केस में दे दी हुई है ना तो मेरे साथ बहुत नरम होंगे। अगर मैं वैसे उनको करूंगा, उन्होंने 2.5 मिनट के बाद ही गेट बोर्ड अबाउट इट, उन्होंने कहना नहीं यार मोहम्मद जाओ ठापा कर उड़ा के खारिज। हर बंदे का, हर जज का अपना अंदाज है। इफ यू मेक इट इजी फॉर हिम टू राइट अ जजमेंट ही विल बी सॉफ्ट विद यू। आज जजमेंट्स कौन सी हैं? अब आपकी जजमेंट आई है, आप हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं या आप एडिशनल जज के पास, सिविल जज ने 3 जजमेंट्स पे रिलाई करके आपको उड़ा दिया, आपने वो जजमेंट्स ही नहीं पढ़ी।
आपने उनकी कॉपी नहीं लेके गए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपके खिलाफ यूज हुई है, निकालो और उसमें कीड़े निकालो कि वो तो लगता ही नहीं था यहाँ पे। That is how you prepare, that is how what you look at, that is what you try to strike down when you are about to argue. सुबह मुकदमा लगा हुआ है तो you need the copies of at least the judgment जो उसने साइट की हैं, जो तुमने साइट की थी, सिर्फ वो नहीं, उसकी जिस जज ने पूरी इमारत जिस पे खड़ी की है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया है, हाई कोर्ट का जज भी उसी चीज को देखेगा, तो कम अज कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी उसको ही देखेगा, तो उसको देखो। समझ आ रही है? So all I'm trying to tell you is pay attention to the judgment, और उसने एवं ही वो जजमेंट्स नहीं की हुई। You can turn around and say कि जज साहब ने ये देखें ये जजमेंट है, इसका इससे ताल्लुक ही नहीं है, इस पे लागू नहीं होता, जज साहब ने वैसे ही विदाउट अप्लाइंग माइंड उन्होंने डिसाइड कर दिया। फिर आप कह सकते हैं, अगर आप शुरू यहाँ से करेंगे जज साहब ने समझ ही नहीं आई, जज साहब ने ये नहीं कि उसने मानना नहीं, आप उसको जब जजमेंट दिखाएंगे कि जनाबे वाला ये है, ये जजमेंट मेरे पे लागू की है, इसका दूर दूर से मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पे लगती ही नहीं है, तो कहेंगे हाँ लगता है जज साहब ने बीच में पढ़ा नहीं हुआ था वगैरह, ये सारे का सारा रिमांड या सेटिसाइड, या आप बताएं आपका क्या मुकदमा है। दैट इज हाउ यू गेट द जज ऑन योर साइड। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बट अगर आप प्रॉपरली तैयारी करके नहीं जाएंगे तो यू विल जस्ट पैनिक बिफोर हिम, और उसके सामने यावड़ियाँ मार के आ जाएंगे कि मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए, मेरे ख्याल में यूँ होना चाहिए, इधर से ये है, इधर से उधर, उधर से ये करके। आगे है बेसिक वेज टू लुक एट द केस। व्हाट डू यू नीड टू टेल द जज, व्हाट डज द जज वांट टू नो। आपकी मर्जी नहीं है, जज को क्या चाहिए, व्हाट आर योर पॉइंट्स, 3 आपके होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता आपका नुक्ता क्या, तो जज को कहां से पता चलेगा कि जी आपका नुक्ता क्या, कहानी डाल रहे हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे पहुंच गए, आपको अभी तक ये नहीं पता 1 2 3 दीज आर माई पॉइंट्स आई हैव टू मेक। अग्रीमेंट टू सेल साबित नहीं हुआ, पेमेंट साबित नहीं हुई, इवन अदरवाइज आई एम अ बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस, और अगर ये ना भी एक्सेप्ट हो तो इस केस के अंदर उसने मेरा घर बनने दिया है, सो आई एम बेसिकली इसको कहते हैं एक्विटेबल रिलीफ, उसको नहीं ग्रांट हो सकती। दीज आर माई 4 ग्राउंड्स इन द सिद्दीक केस। 5वां इसकी जी कलूसिव है, इवन अदरवाइज नजर आ रहा है कि वो मेरा लॉस के ऊपर उसको ट्रांसफर करने के लिए आ गया हुआ है। अब दिस इज द एंटायर केस, आई हैव लिस्टेड इट टू यू इन 5 जुमले एंड दैट इज ऑल। अगर आप नहीं, एक दफा का जिक्र है, सिद्दीक था, सिद्दीक ने ये किया, वो हाँ, अगर मुझे एग्जिबिट दिखानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आई विल बी एबल टू, बट यू नीड टू हैव क्लैरिटी बाय द एंड ऑफ द केस। 4 नुक्ते, इफ यू डोंट, यू आर गोइंग टू एक्चुअली यहाँ पे आके यू विल स्टार्ट पैनिकिंग कि मैंने क्या कहना है, अल्फाज कौन से। इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, नुक्ता 4 ग्राउंड्स हैं, उनको अब आप 1 2 3 4 करके सब्सटैंशिएट करके उसके सामने करेंगे, उसको कहेंगे ये भी है, ये क्रोनोलॉजिकली मत आर्ग्यू करो, एक दफा का जिक्र था, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या आप आर्ग्यू कर सकते हो इश्यूज के मुताबिक। इश्यूज के मुताबिक अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करो कि जी ओपीपी थे, ये नुक्ते ये नहीं साबित हुए, मेन इसके अंदर जो नुक्ता है वो ओपीपी इशू नंबर 3 है, इशू नंबर 3 का ओनस उनके ऊपर था, उन्होंने ये साबित करना था, इसलिए चूंकि OP3 उनके खिलाफ, ये इशू 3 उनके खिलाफ होता है, तो इशू 2 और 1 भी इसी वजह से साथ उड़ जाते हैं, देर इंटरकनेक्टेड। लिमिटेशन के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया, उस पर इशू नंबर 4 था, वो भी उसका ओनस मेरे ऊपर था वगैरह, चलें वो अगर मेरे खिलाफ भी होता तो डजन मैटर, या उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि उनको कब नॉलेज हुई है तो उनकी भी उड़ जाता। दिस इज हाउ यू डू वकालत। आगे आके, और मेरे लिए चूंकि मैं आपको कह रहा हूँ ये है कॉन्फिडेंस वगैरह कम है, मैं वहां पे खड़े होकर गप्पे लगा के नहीं बीच में करता, आई थिंक अबाउट द केस ऑल डे ऑल नाइट। आपके लेक्चर के बारे में मैं रात को सोच रहा था कि मैं ये कहूँगा, यूं कहूँगा, आई विजुअलाइज कि यहाँ पे आके मैंने ये बात कहनी है, इब्तिदा में ये, अब उसके अंदर ये नुक्ते हैं जो कि मैंने हिट करने, और वो नुक्ते जो हिट करने हैं वो देखिए, मेरी ये जो आपके सामने स्लाइड्स है, ये भी एक तरीके से मेरे केस नोट्स हैं। दैट्स हाउ यू डू इट। मेरी स्लाइड्स खुल नहीं रही। पावर पॉइंट कहाँ पे? इसका क्या नाम था फाइल का प्लीज? और लीगल रिसर्च ये है ना,
फाइल का साइज बहुत बड़ा है। ये देखिए, बेसिक लॉस और फैक्ट शीट आपको बनानी पड़ेगी। आपको एक सारे मुकदमे को एक सफ़े के ऊपर रिड्यूस करना ज़रूरी है। पेज नंबर्स लिखें, एनेक्सर नंबर ना लिखें। जज इरिटेट होते हैं, जज आपसे पूछते हैं पेज नंबर क्या है। सिविल कोर्ट में अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो आपने पेज नंबरिंग नहीं की होती, आधा वक्त जज टटोलते हुए आगे पीछे के एग्जिबिट नंबर क्या है, एग्जिबिट नंबर क्या है, और कोशिश करेंगे फाइल को अगर आपने नंबर किया हुआ है तो आप सिविल कोर्ट के अंदर भी फाइल को नंबर करें। इम्प्यूड जजमेंट आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो दिखाएं। तीन एक्ट, हाँ ये चेक करें। ये हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो फौजदारी के मुकदमे आर्ग्यू करते थे। उन्होंने ये, अगर आप उनका बेल का लेक्चर वगैरह देखें ना, तो उन्होंने ये ड्राफ्ट करके रखा हुआ था। लिटरली एक फॉर्मेट बनाया हुआ, पार्टीज के नाम हाथ से, और के जो जजमेंट है सेशन कोर्ट की है, जो नीचे वाला ऑर्डर है उसके बारे में क्या उसमें खराबियां वगैरह हैं, FIR नंबर पेज 2 पे, डेट क्या है, कंप्लेनेंट की कब स्टेटमेंट हुई, ये स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड हुई, स्क्राइब का मुहर्रर का कौन से नंबर के ऊपर है, ये आई विटनेसेस कौन कौन से थे, नेम ऑफ अक्यूज, उनका वेपन कौन सा था, ये देखें फौजदारी की उन रिकवरी कौन सी हुई है, कौन कौन सी डेट्स पे, मोटिव क्या था, ये सारे के सारे उन्होंने स्ट्रक्चर बना के लिख के रखा हुआ है। फौजदारी की उनके नज़दीक इस तरीके से वो तैयारी वगैरह करते थे। इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस, ये भी देखिए उनकी फैक्ट शीट, उनके एविडेंस, मेडिको लीगल के अंदर MLR कौन सा नंबर है, एग्जिबिट, ये सारे के सारे। अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब इतनी कर सकते हैं और ये इतनी तैयारी करके अब वो देखें कहाँ पे हैं, तो दिस इज द वे फॉर यू गाइज टू फॉलो अप ऑन इट एज वेल। अपना भी देखो, वो लिटरली हर मुकदमे में अपने हाथ से, क्योंकि बहस उन्होंने करनी है। हाँ, जूनियर से वगैरह वो एक रफ बना लेते थे, उसके मुताबिक टैगिंग करवा लेते थे, लेकिन जब सुबह बहस करनी है तो ये चीज आपके हाथ से इस तरह गुजरती है। नाम क्या है PW2 का, उसका नेचर क्या है, उसमें क्या मामलात हैं, वो देखिए उन्होंने लिख के रखा हुआ है। केस लॉ कौन सा अलहदा रखा हुआ है, डिफेंस की प्ली अलहदा रखी हुई है, एग्जिबिट्स की, फौजदारी का अलहदा होता है, इतने सफ़ों पे मुहित है मगर एक ब्रीफ बना लिया हुआ है, और जैसे जैसे मुकदमा चलता जाता है वो साथ लिखे ऐड करते जाते हैं, और आखिरी तारीख के ऊपर एक फ्रेश भी बना लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनके मुंह से मोती झड़ते हैं, और क्या उनकी कमांड वगैरह आज़म नज़ीर तारड़ की थी, क्योंकि उसने मुशक्कत की हुई थी, उसने ये बैठ के सारे का सारा पढ़ा हुआ था, और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या आर्ग्यू करना है। अगले पे अगर आप आ जाएं, फैक्ट शीट वगैरह तारड़ एंड एसोसिएट की ये उन्होंने बनाई हुई है, पुलिस स्टेशन कौन सा, ये मुख्तलिफ बेल के लिए, FIR क्या है, प्लेस ऑफ अकरेंस, ऑफेंस कौन सा है, ये कंप्लेंट किसी ने की है, ये उनकी तरफ से, ऑर्गेनाइज, ये सारे के सारे नुक्ते आपसे ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुकदमे से 15 मिनट पहले पहुँचना है, सारी किताबें साथ लेके आना है, हांफते कांपते हुए नहीं पहुंचना, और जज के पास अगर जा रहे तो पता तो होना चाहिए जज बैठता कहाँ पे, पता होना चाहिए। सुबह अगर आपका मुकदमा हाईकोर्ट में लगा हुआ, जज साहब का कोर्ट रूम भी चेंज हो जाता है, ट्रैफिक भी रास्ते में हो सकती है, यू लूज केसेस ऑन इतनी बेसिक चीजें हैं एज वेल। सांस चढ़ा हुआ है, सांस नहीं आ रहा, बीच में पकड़ के टाइम में नहीं है, टाइम से पहले आए, किस जज के पास है, कौन सा कोर्ट, किताबें नहीं पहुंची, फाइलें नहीं पहुंची, जब केस कॉल हो गया आप आगे खड़े हो गए कि प्लीज़ इंतज़ार में रख लें, क्यों, जो मेरी फाइलें नहीं अभी तक आई, बेइज्जती। सो आइडिया ये है, योर एसोसिएट्स आर सपोज टू बी, जो सपोर्ट वाले हैं, दे आर सपोज टू बी देयर बिफोर यू, और आपकी सारी चीज़ें मैदान जंग आपने पहले सेटअप किया। मुझे कोई बता सकता है जंग बदर के अंदर मुसलमान कैसे जीते थे, 313 ने 1000 को कैसे हराया था? पहले चल के क्या किया था उन्होंने, कहाँ पे, बदर में, कहाँ पे, ऊपर वाली जगह के ऊपर उन्होंने जाके वहां पे जो पानी के थे वो कवल कर लिए थे, दूसरा थकाओ हारा वहां पे पहुंचा, और 313 ने 1000 को हरा दिया। जज्बा ईमानी भी ठीक है, मगर लुक एट द स्ट्रेटेजिक चीज वगैरह जिसके साथ उन्होंने, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर।
कम बंदों ने 3 गुना ज़्यादा फौज को हरा दिया। कई दफ़ा आप डिफेंस पे, तो गज़वा खंदक में क्या हुआ था? You waited them out and they left, right? कई ओहद में क्या हुआ था? हाँ, ऑर्डर नहीं माने थे, जगह छोड़ दी थी, फील्ड छोड़ दी, पीछे से उन्होंने आके हमला किया और आपका केस डिसमिस। अंडरस्टैंड दिस कि लिटिगेशन इज वॉर। आपको आर्ट ऑफ वॉर इसलिए मैं शुरू में कर रहा था क्योंकि वो किताब वगैरह के नहीं, ये ऑल ऑफ दिस स्टफ मैटर्स। If you don't analyze this stuff in your life इस perspective से, if you don't analyze your cases इस perspective से, if you don't play games वगैरह, चेस में शौक से नहीं, और ये करता मैं आपके सामने जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये जुमले नहीं कस रहा। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। एक पार्टी दूसरे को हराने की कोशिश कर रही होती है, आपका किलर इंस्टिंक्ट भी ऐसे ही होता है। मेरा बेटा मोमिन एक्चुअली काफ़ी बहुत सॉफ्ट है, मैं उसके साथ करता हूँ बॉक्सिंग वगैरह जाके, उसको किलर, ही नीड्स टू हैव द किलर इंस्टिंक्ट इफ ही वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। उसके साथ मैं रेगुलरली गेमें खेलता हूँ। कल उसने मुझे फीफा में हराया, पहले मैंने उसको 8-1 हराया था 2 दिन पहले, तो उसके बाद बड़ा डाउन था। कल मैंने गंदा वाला कंट्रोलर लेके उसके साथ करके आई डिडंट रियली लेट हिम व्हिन, ही बीट मी 2-1, बट फैक्चुअली मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू विद यू गाइज एज वेल। यू हैव टू, अपने साथ भी आप ये करें, यू हैव टू हैव द किलर इंस्टिंक्ट टू विन। इफ यू डोंट हैव इट, अगर आप डरू हो तो आपका, यू डोंट डिजर्व टू विन फ्रैंकली। ये जो सारी चीजें इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करो। इतना भी चढ़ाई और अग्रेसिव नहीं बनना कि जज तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो सामने वाला सीनियर है, उसकी बेइज्जती है, उसको इस तरीके से करे कि जज साहब आपके अगेंस्ट होके आपको नापसंदीदा करके ही फारिग कर दें। डू इट सॉफ्टली, डू इट फर्मली, सेट अप द मैदान अपने अंदाज के अंदर एंड देन विन। आगे आ जाइए, ये चेक करें, मेरे नोट्स थे, रिटर्न भी मैंने किए, मगर चेकआउट उसके अंदर ये जो टाइप शुदा थे, ये केस था RFA नंबर, ये मेरा फॉर एग्जांपल हैंड रिटन है ये सारा। मैंने एसोसिएट को कहा कि ये नोट्स बना के लाओ, उन्होंने काफ़ी बीच में इसमें भोंगियाँ मारी जिनको मैंने बाद में ठीक किया। RFA नंबर सबसे पहला चीज़ है, ये फर्स्ट अपील नंबर है, अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड सच एंड सच। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर एक्सेप्टिंग सूट एज प्लेड, यहाँ पे डिक्रीइंग का वर्ड होना चाहिए था। रेगुलर फर्स्ट अपील है, जजमेंट डेटेड सच एंड सच, डिक्रीइंग सूट्स, पेज 542। हाथ से आपने अपने सफ़े के ऊपर लिख दिया। पार्टीज कौन है, आप किसकी तरफ से, 1 और 2 की तरफ से आप हो रहे हैं। इसने CM नंबर 3C ऑफ 15 के अंदर हमारे फेवर में कंसीड कर दिया हुआ, इसने एडमिट किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। पार्टीज की आपस में इनहेरिटेंस का मामला है, रिश्तेदारी क्या है, कौन कौन से, पूरा फैमिली ट्री, मुमताज़ बेगम का ये हस्बैंड था, ये उसके आगे बचकान थे, ये सारा लुक एट ऑल द वर्क आई डिड एंड आई वॉन दिस केस। मेन नुक्ते क्या हैं, सिविल सूट कब फाइल हुआ, कब प्रिलिमिनरी डिक्री कब हुई, फर्स्ट अपील कब जमा हुई, गिफ्ट कब एग्जीक्यूट हुआ, एग्जिबिट D4 है, पेज 249 पे एक्नॉलेजमेंट उस गिफ्ट को की 10/10/2005 का। प्रॉपर्टी का है ना, ये शायद ऊपर लिखना चाहिए था, 97E1 मेजर लाइन, इतना रेजिडेंस ऑफ द एप्लेंट। मैंने ये नुक्ता बनाना है कि मेरा घर है, ताकि जज की इमोशनल बीच में वो भी आए। सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट भी इसके अंदर परमानेंट हुआ, डिले ऑफ 20 ईयर्स हुआ, क्लेम्स नॉलेज के इस तारीख के अंदर है, सूट के अंदर पैरा नंबर सच के ऊपर। एडमिशन ऑफ FIR में उसने पहले लिखा था कि इसको 8 साल पहले पता चल गया हुआ था इसके बारे में, इसके खिलाफ फलां FIR हुई थी, जो कि ये करके 8 और ये लिखा हुआ है। एडमिशन रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने CM नंबर 3C में भी लिख के कहा हुआ है कि जी उनका मेरा केस दुरुस्त है। This is the effort I made for that particular case। NC एक पेज के ऊपर फैक्ट्स हैं, आगे फर्दर नुक्ते क्या हैं कि सेक्शन 4 MFLO का कि वो बच्चों का हक नहीं बीच में बनता। नॉलेज सेक्शन पैरा 4 ऑफ द सूट के अंदर गलत लिखी हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनहेरिटेंस 20 साल के बाद क्यों कर रहे हैं, कोई असर्ट नहीं किया। 3 सितंबर को इंस्टेंसेस हैं कि डेथ ऑफ ग्रैंड मदर हुई, जब इनहेरिटेंस खुली, जब नहीं पता किया।
ग्रैंडफादर हुआ, जब इनहेरिटेंस हुई, जब नहीं पता किया, डेथ ऑफ अंकल, एक एक मुक्का जो मारना है मैं पहले से एग्जीक्यूट पूरा स्क्रिप्ट कर चुका हुआ हूं। जज अगर मेरे साथ ना भी चले तो मैं उसको घुमा के इधर ही लेके आऊंगा। जो एक एक जो छुरी मैंने निकाल के की हुई है ओवर ईयर्स, ये मुकदमा तैयार करके, दिस इज वेयर आई डू इट एंड दैट इज व्हाई आई एम पुलिंग इट टुगेदर इस जगह के ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट बिफोर द जज। यू आर नॉट गोइंग टू से टू द जज कि जी मेरे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आप देख लें, उसने कोई नहीं पढ़ने। इसलिए उसको आप साथ लेके चलेंगे, साथ दिखाएंगे, साथ पढ़ाएंगे। दिस इज व्हाई इट इज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चेक करें, एग्जिबिट्स जो हैं सारी, मैंने एडिशनल एविडेंस की भी एक एप्लीकेशन, ये चेक करें, ये अमूमन मैं अपने एसोसिएट से तैयार करवाता हूँ, सारी एग्जिबिट्स के नंबर डाले हुए हैं। एग्जिबिट D1 आगे लिखा हुआ है क्या डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से है, और ये सारे का सारा लिस्ट ऑफ एग्जिबिट पेज 523 के ऊपर RFA के अंदर भी उसने जज ने ऑर्डर के अंदर लिखे हुए हैं, एग्जिबिट्स की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे भी मैंने साथ अपना टेबल बनवा लिया। सो चेक आउट माई, एंड आई वांट दिस केस, मैंने मिक्स्ड अंदाज के अंदर ये बना के, ये दूसरे विटनेसेस की लिस्ट, ये सारी की सारी, और जो एग्जिबिट्स थी, कौन से विटनेसेस ने कौन से को प्रोड्यूस किया, वो किस किस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाया, वो मैंने साथ लगा दिया। ओथ कमिश्नर आया, रिटन विटनेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट आया, ये हमने बंदे जमा करवाए। दिस इज हाउ यू सेट अप अ पर्टिकुलर केस एंड दिस इज हाउ यू विन अ केस। दूसरे काउंसिल को कैसे करते हैं आप डिस्टरप्ट वगैरह, अगर वो बहस कर रहा है तो जो बंदा अमूमन प्लेंटिफ पहले आर्ग्यू करता है, मगर अगर आपने उसको गुगली मारनी है तो आप कह सकते हैं कि जी मेंटेनेबिलिटी का नुक्ता पहले होगा, मैं उस पर एड्रेस करना चाहता हूँ, ताकि उसकी तैयारी डिस्टरप्ट हो। अगर उसने पहले बीच में बांध लिए हुए हैं तो पहले आप उसको ख़राब करें, उसको ऑफ बैलेंस भी आप रख सकते हैं। आप पहले एड्रेस करेंगे कि दूसरी पार्टी पहले एड्रेस करेगी, ऑल ऑफ दिस मैटर्स। पहले आगे जाके कौन गुफ्तगू करना शुरू करेगा। आप पहले प्रिलिमिनरी नुक्ते पे, अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से या रिस्पोंडेंट की तरफ से, आप प्रिलिमिनरी नुक्ता पहले रेस कर सकते हैं कि सर इस पर ही केस डिसाइड हो जाता है, पहले इसको देख लें। अगर उसका कमज़ोर तरीन नुक्ता है तो यू कैन गेट अप एंड से जी प्रिलिमिनरी नुक्ते पे देख लें। अगर वो आपकी, अगर वो पहले अपना दावा आर्ग्यू कर लेता है जिसके अंदर आपके क्लाइंट की एक फ्रॉड, 2 फ्रॉड, 4 फ्रॉड, ये गलत है, वो गलत है, पैसे नहीं मिले, ये, तो एंड में तुम्हारे पास वो प्रिलिमिनरी नुक्ता भी पानी के अंदर फुश। कहेंगे लिमिटेशन छोड़ें जी, फ्रॉड नजर आ रहा है रिकॉर्ड के ऊपर, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, तो समटाइम्स हु गोज फर्स्ट एक्चुअली विन्स एज वेल। बदर में 313 पहले पहुंचे हुए थे, दूसरी पार्टी थकी हारी आई, 1000 ज्यादा तादाद में थे, स्ट्रॉन्गर थे, प्यासे थे, प्यास के लिए पानी के लिए गए, वहां पे मारे गए, ये करके सारे का सारा, और ये सारी चीजें। दैट इज हाउ यू डू। मैसेज फिल्म देखिए आप लोगों ने, मैसेज फिल्म नहीं, इस्लाम के बारे में एक ही अच्छी फिल्म बनी है, द मैसेंजर नहीं है, द मैसेज है उसका नाम, करके मुस्तफ़ा खाद ने बनाई है। द मैसेंजर एक और फिल्म है, वो जोन ऑफ आर्क के बारे में बनी हुई है। द मैसेज है जिसमें एंथनी क्विन, हजरत अमीर हमजा बीच में बने हुए हैं, और वो करके वो फिल्म ज़रूर देखो। रमज़ान, वैसे रमज़ान के महीने में हम वैसे ही दिखा देते हैं यहाँ पे बैठ के। यू गाइस शुड वॉच इट, बट ऑलवेज एनालाइज स्टफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉयर एज वेल। एनालाइज इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के नजाशी के सामने मुसलमान खड़े होते हैं, और उनका जो सबसे सुहेल जो आता है, सबसे ज़्यादा जो बेहतर बोलने वाला वकील होता है कि जी हमें ये वापस दे दें बंदा। कोई बता सकता है ये नजाशी का क्या कहानी है? हाँ, अगर आप वो देखो ना मैसेंजर, उसके अंदर भी वकालत, फॉर एग्जांपल चेक करो, मुसलमानों पे इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि वो हबशा चले गए, पीछे से भेजा बंदा उन्होंने, सबसे अच्छा बोलने वाला मक्का वालों ने, कि इनको वापस दे दो। उसके अंदर आप चेक करेंगे, उसके अंदर जो सीन है, क्रिश्चियन किंग बैठा हुआ है, नो द जज। क्रिश्चियन किंग को वो कोशिश करता, जाके कहता है कि ये देखें, ये आप ये नहीं मानते कि हजरत ईसा खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, या ये करके इसके ऊपर, ताकि उसको आग लगाएं। उसको एड्रेस करता है, मुसलमानों का जो नुमाइंदा होता है। इट इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ एडवोकेसी उसके अंदर के, वो कहते हैं कि नहीं,
हम उनको प्रॉफिट अपने प्रॉफिट के लेवल के ऊपर रखते हैं, हम खुदाओं को नहीं मानते, और फलां आयत वो उनको पढ़ के सुनाता है, और उनके जुबान के अंदर उसके के अंदर उसने जो चढ़ाई की होती है करता है, और वो कहता है कि मैं तो पूरे सोने के अगर मुझे पहाड़ भी तुम दे दो तो मैं ये मुसलमान वापस नहीं करूंगा। एडवोकेसी, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, और फिल्म के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, बिकॉज आई एनालाइज्ड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। किसी ने चढ़ाई की हुई है, लाइफ और डेथ है, हाउ यू गो अहेड एंड कन्विंस अ बंदा नो दाई जज फ्रॉम अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव। तो खैर आई डाइग्रेस, बट वहां पे भी आर्ग्यूमेंट्स ही हो रहे थे। अब इस तरीके के ना मेहरबानी करके मेरे लिए नोट्स बनाया करें, ये दिस इज नो प्रिपरेशन एट ऑल, कि आपका जो दावा है उससे ज़्यादा लंबे आपने नोट्स बना लिए और पूरे जुमला दर जुमला दर जुमला दर जुमला, इसमें आप गुम जाते हैं, आप पैनिक करते हैं। पॉइंट्स लिखें। मैडम एक यहाँ पे आई थी मेरे ख्याल में, उन्होंने जो नोट्स वगैरह थे उसमें मुझे ये नज़र आ रहा था, यू आर सपोज एग्जिबिट नंबर ये स्टार जो इंपॉर्टेंट है उसके सामने डबल स्टार, जो आपके खिलाफ है उसके सामने काटा, जो टॉक्सिक है वगैरह उसको कैसे एड्रेस करना है। दीज किड्स, ये फॉर एग्जांपल जिन्होंने एग्रीमेंट्स बहुत मेहनत की है, मेरे से ज़्यादा की है, लेकिन वेस्टेड टाइम। डोंट मेक ये प्रेपरेशन लाइक दिस इज नो प्रेपरेशन एट ऑल। दोबारा से हाथ से लिखने के का फ़ायदा नहीं, इसका मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम फोकस ही नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आ जाइए। हाउ टू मैनेज द जज, नो द जज, आंसर हिज क्वेश्चन। अगर जज कोई सवाल करता है तो उसके लिए जरूरी है जवाब नहीं दोगे तो वो भूलेगा नहीं। अगर वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है तो आप कह सकते हैं जनाबे वाला मैं इसकी तरफ आऊंगा, आपकी इजाजत से मैं मेहरबानी करके सिर्फ 2 नुक्ते आपके सामने बनाना चाहूंगा जिसमें आपका जवाब, जब बेशक उसमें जवाब ना हो, शायद भूल भी जाए। ये करके अगर वो अग्रेसिव है तो आप नरम हो, अगर आप जज वगैरह अगर आपके साथ अग्रेसिव है तो आगे से बदतमीजी करके कभी भी आप नहीं जीतने लगे। उसने अंदर जाके फैसला लिखना है, ये जनाबे वाला जनाब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसका ये करके इसका ये जवाब है। या अगर बहुत ही चढ़ाई हो रही है, हारने लगे, कहेंगे जनाबे वाला मैं इसके ऊपर जजमेंट मौजूद है, आपको कल इसकी मदद दूंगा, इसको एड्रेस कर लूंगा, लिव टू फाइट अनदर डे, भाग के कोशिश करके देख लें। अगर जज चढ़ाई कर रहा है तुम्हारे ऑपोजिट काउंसिल के, तो खुद बीच में ना कहो जनाबे वाला बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी, इस तरीके से सारे का सारा जज चढ़ के तुम्हारे साथ चढ़ाई करनी शुरू कर देता है, जनाब का एक बाल बुलंद हो, बड़ा अच्छा वगैरह, ये करके। अगर तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, दूसरी पार्टी के खिलाफ चल रहा है तो चलन दो, नहीं हो रहा तो तुमने इंटरप्ट करके अपना जरूर करना है, वो तुम्हारे पे चढ़ाई करनी शुरू कर देगा। केस को भी आपने देखना है कि कौन सी रिलीफ मिल सकती है, उस पर भी आप कई दफ़ा फोकस करते हैं। सेकंड रिलीफ शायद वो आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हो, वो आपको सेटिसाइड करके रिमांड करने के लिए तैयार हो। कई दफ़ा मैं मुकदमा अगर नहीं बन रहा होता तो मैं रिमांड के अंदर ही नीचे ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए सेकंड रिलीफ में रिमांड मांग लेता हूँ, पहले के अंदर कह देता हूँ कि इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, वो सेटिसाइड करके नीचे भेज देता है, आपका आधा काम पूरा हो जाता है। इंटरिम के अंदर आप स्टे वगैरह ले लीजिए। सो दीज आर द थिंग्स यार बेसिकली इसके अंदर करने के लिए नुक्ते वगैरह, केस प्रेपरेशन, 1 पेजर अपना केस बनाएं, इस आपसे मैं शेयर वगैरह कर दूंगा। ये लिखा हुआ सुनसु का, आपको केस की टैक्टिक्स भी होती हैं। सुनसु कहता है कि इफ द एनिमी इज सिक्योर एट ऑल पॉइंट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर हिम, इफ ही इज इन सुपीरियर स्ट्रेंथ एवेड, भागो, मुकदमा लंबा करो, अगर वो तुम्हें उड़ाने लगा तो भाग जाओ, आगे करो किसी और। इफ योर अपोनेंट इज टेम्परामेंटल सीक टू इरिटेट हिम, अगर वो कहता है प्रिटेंड टू बी वीक दैट ही मे ग्रो एरोगेंट, तैयारी पूरी करो लेकिन उसको बताने की नहीं जरूरत सारी की सारी। कई मैंने बंदे ऐसे देखे जिनका पसीने निकल जाते हैं जब मैं 2 ट्रे उठा के लेके आता हूं जो कि मैं इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ। आई शो अप, वो आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसने तैयारी वगैरह नहीं की हुई, वो इलेक्शन लड़ रहा है आजकल, वो आता है और उसका ख्याल था कि एडजर्न हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं जी फाइनल आर्ग्यूमेंट करें, और मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर चार्ट करता हूँ वगैरह, उसकी वैसे ही वहाँ पे जान निकल जाती और वो उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती।
If he is taking his ease, give him no rest. एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन करते रहो, जवाब मांगते रहो, कतई हतमी आखिरी मौके दिलवाते रहो. If his forces are united, separate them. कंसोलिडेटेड केसेस वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं. कंसोलिडेशन को भी अगर दो बंदे यहाँ पे दोनों इकट्ठे हैं, यहाँ पे उनका दोनों का इकट्ठा होना मुझे सिद्दीक वाले केस में बेहतर है, बिकॉज उनका मुझे नजर आता है कि कलूजन नजर आ रही है. If sovereign and subject are in accord, put division between them, attack them where he is unprepared, appear where you are not expected. ये चीज़ें हैं जी बीच में इस तरह. always be prepared. वकालत कैसे करते हैं, अच्छी किताबें आर्ट ऑफ अ लॉयर इमानुअल जफर साहब की है, ये एम मुनीर की मेकिंग योर केस, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज था एंटोनिन स्कलिया, उसकी अच्छी अमेरिकी स्टाइल से लिखी हुई है, बट इट्स अ नाइस बुक टू चेक आउट. एस.एम. जफर साहब की भी किताब बुरी नहीं है, बी ए कॉम्पिटेंट लॉयर. इनके मुख्तलिफ चैप्टर्स आपकी असिस्टेंस के लिए रखे हुए हैं. वी कैन स्टॉप एंड टेक अ लुक एट सिद्दीक वाला केस, बट माजरत के साथ मेरी अभी कोई जीरो एनर्जी नहीं है और मुझे क्लाइंट की बार बार इसके ऊपर कॉल्स आ रही हैं. आई नीड टू डील विद अ पर्टिकुलर केस. आज चूंकि जुमा है, यू गाइस आज का लेक्चर घंटे का ही. आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अगर कोई सवाल है तो पूछें. मैं भी कर लेता हूँ. यही लिखा हुआ है अभी ये चल रहा है. जिनकी कॉल आ रही थी, मिस्टर सचिन सच कॉल्ड सेइंग डील इज फाइनलाइज, नीड्स 2 minutes टू कॉल विद एन, ये करके. तो उनके साथ 2 मिनट तो नहीं लेंगे, मेरे 15 मिनट लेंगे. नो फॉर अ फैक्ट. बट एनी क्वेश्चन या वॉइड, आप में से कितनों ने, खैर अभी तक तो बहस नहीं की होगी, कितने हैं कि आपके ख्याल में आप कल करना चाहें तो कल जाके आप सिद्दीक वाले केस में आर्ग्यू कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस वगैरह के लिहाज से? क्या बहस करेंगे आप मैडम, बता दीजिए. हाथ खड़ा करके फंस गई आप. प्लीज गिव मी योर फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन का मतलब है एक एक जुमले में 4 आप अपनी मुझे फॉर्मुलेशन मैंने बताई हैं, बार बार रिपीट किए. प्लीज बताइए क्या सिद्दीक के केस में. आपने नुक्ता सही बताया, लेकिन फॉर्मुलेशन गलत है. फॉर्मुलेशन ये, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिस्क्रेशनरी स्पेसिफिक रिलीफ बिकॉज ही अलाउड द पार्टी. और मेन वाला जो थर्ड नुक्ता वो पी गई है, वो थर्ड आएगा ना, तो टर्म के अंदर करके जरूरी है. पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा के इवन अदरवाइज आई एम बोनाफाइड अ परचेजर विदाउट नोटिस, इट इज नॉट बीन एस्टैब्लिश कि मुझे पता होगा, मैंने घर बनाया है वहाँ पे, ये सारे का सारा आई हैड नो नोटिस ऑफ दिस, और देर इज नो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड के मुझे ये बीच में पता था. एग्जिट फॉर्मुलेशन में ये चीज़ें नहीं. आप कहते हैं फॉर्मुलेशन आर एक एक जुमले में केस क्या है, प्रॉपर ऑर्डर के मुताबिक, प्रॉपर. प्रॉबेबली इसके अंदर देर इज समथिंग टू कंसिडर कि शायद दूसरा नुक्ता आप पहले रेस करें, पहला बाद में करें, बिकॉज अग्रीमेंट के उसने विटनेसेस तो प्रोड्यूस किए हैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है. अग्रीमेंट के बारे में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि जी वो स्टैम्प पेपर वेंडर को नहीं प्रोड्यूस किया, उसका पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ें वगैरह. सो अंडरस्टैंड कि किस ऑर्डर में भी आप जाते हैं, क्या करते हैं. यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट दैट एज वेल, कि पहले कौन सी फॉर्मुलेशन हिट करनी है, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. जज कहता है नहीं बनता, आगे चलो. तो सेकंड फॉल बैक ऑप्शन आपकी कैसे होगी. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर केस एज वेल. फैक्चुअल नहीं है ना यार, फॉर्मुलेशन पूछिए. जज आपके साथ चल रहा है, आपका करने लगा तो आप फैक्ट जरूर आपने उसको करने. यू डिड अ गुड जॉब. आप इस पीछे वाले बताएं. उल्टा क्यों बता रहे, बिल्कुल गलत कर रहे. बोनाफाइड परचेजर थर्ड नुक्ता है. पेमेंट सबसे स्ट्रांग है, अग्रीमेंट ना साबित होना स्ट्रांग है, वो नहीं होती. बोनाफाइड परचेजर तो तब आता है जब उनका अग्रीमेंट हो गया और पेमेंट हो गई, फिर आप कह रहे हो कि वो आप सही कह सकते हैं कि इनका ऑल्टरनेट रिलीफ है. यहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ें जहाँ पे नहीं आपको अलाउ होता, जहाँ पे मनी इज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन. फलां एविडेंस में इन्होंने कहा है कि मेरे लिए पैसे मैंने मांगे थे, मेरे लिए इट वाज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन, वो हाईलाइट करेंगे, बट वो बहस के दौरान करेंगे. ठीक है. और कुछ एनी अदर पॉइंट.
चलें कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन ये करा नहीं सकते। हाँ क्यों नहीं? हाँ, ये भी आज नया नुक्ता पड़ा कि क्योंकि पार्टी नहीं थे तो कैंसिलेशन नहीं। इस पे ये जजमेंट है, ये सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, एक नया नुक्ता पता चला। सो दिस इज़ हाउ यू गो एट। मैं ज़्यादा इस मुकदमे की तय में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी मैंने बहस करनी है। ये नुक्ते तो मैं ऑलरेडी आपको मेरी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है और मैंने रिटन स्टेटमेंट में भी ली हुई है। बट ज़्यादा जो अपने मैं पत्ते हैं आपके साथ आपसे ले रहा हूँ कि शायद कोई आप मुझे नए विनिंग नुक्ता एक नया बता दें, जो कि आज यहाँ पे भट्ट साहब के सामने एक दो और नुक्ते पता चले। बट दिस इज़ हाउ यू डू इट यार। यू के आई बिन लिविंग विद दिस केस फॉर 7, 8, 10 साल। बट लुक एट भट्ट साहब के साथ यहाँ पे करके लेक्चर अटेंड करने का एक और नुक्ता मिल गया। कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ये रिलीफ बनती नहीं है, इस वजह से नहीं बनती। अब इस पे भी मैं जाके अथॉरिटीज़ निकालूंगा, जजमेंट ये भी निकालूंगा कि घर अगर बना लिया हुआ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, चाहे पैसे रिकवर करें। दिस इज़ ये सारे का सारा मेरा मवाद जो मैं जमा कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। कल आपका आखिरी दिन होगा, 2 लेक्चर्स हैं आपका। फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन मेडिकल लॉज के ऊपर एंड सेकंड लेक्चर नौशाब साहब बीच में आके यहाँ पे एडवोकेट हाई कोर्ट आपको लेक्चर देंगे। वहाँ पे कमाई वगैरह काफ़ी हो सकती है, इट्स एन इंटरेस्टिंग फील्ड। और दूसरा लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके लिए बैरिस्टर साहब आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। सो प्लीज़ मेक श्योर इंश्योर योर अटेंडेंस। और उसके बाद फिर ग्रुप फोटोज़ और ये वो सारे के सारे देन वी डू दैट इन द एंड। So I hope you're enjoying yourself. You've almost reached the end of the bar vocational course. Congratulations. But कल कोशिश कीजिएगा अच्छी तादाद में आइएगा, बिकॉज दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ADR की तरफ अब रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, समझेंगे। आपके बेशुमार मुकदमे सिविल कोर्ट में ADR की तरफ अब भेज दिए जाएंगे, इसलिए इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट यू लर्न हाउ इट गोज। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। मैच शुरू हो गया, अब कल का कह रहे थे मेरी आज है मैच 11 साढ़े 11 बजे शुरू हो होना गया था। हुआ। तकरीबन हार गया, हार जाना है तकरीबन हार गया। तकरीबन नहीं हार आपने आज 0 बनाना है। हाँ, आज कितने, आज क्या स्कोर है तुम्हारा? तुमने कितने 0 पे आउट हुए, कितने पे आउट हुए? अभी आना है। अच्छा हाँ? सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। केस है फाइनल का, सिनेमा राइट क्लोज हो चुका है, वो 3 साल से आ ही नहीं रहा था। अच्छा, तो मगर अब शामिल होना चाहता है, तो उसका कोई हल है इसका? यानी कि उसने ऑर्डर कर दिया वैसे। उसका राइट किस चीज़ का क्लोज